बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का 7वां चैप्टर साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने अम्ल और क्षार पढ़ लिए थे। अब आयनिक इक्विलिब्रियम को वापस से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वैद्युत अपघट्य आप जान ही चुके थे कहाँ पे, पार्ट नंबर 10 में, ठीक है। उसके बाद में हमने अम्ल और क्षार को पहले कर लिया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, आर्रेनियस के आयनिक सिद्धांत की, ठीक है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालना हम सीखेंगे, ठीक है। बुक में आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, ठीक है, इतना डिटेल में दिया हुआ नहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो बात करते हैं की पॉइंट्स इसके क्या है। सबसे पहला पॉइंट देखना भाई, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जल में घोला जाएगा तो ये किस में विभक्त हो जाएगा, आयनों में विभक्त हो जाएगा। ये पहले भी जान चुके हैं, ठीक है। तो ये किस में विभक्त हो गया, यहाँ पे आयनों में विभक्त हो गया। जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मान लो कोई विलयन है, ठीक है, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। दो यहाँ पे रोड है, एक तो कैथोड है और एक एनोड है, एक तो कैथोड है और एक एनोड है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे A+ और B- में ये टूटेगा। तो देखना, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो धनायन जो रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। यानी कि जो धनायन है वो तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कैथोड की तरफ जाएगा, यानी कि इस पे जाएगा, ये रहा कैथोड। और जो ऋणायन है वो किस पे जाएगा, यहाँ पे एनोड पे जाएगा, ठीक है। ऋणायन किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। इसी कारण से जो ऋणायन होता है एनोड पे जा रहा है ना, इसलिए एनायन हो गया। धनायन कैथोड पे जा रहा है ना, कैथोड C से रिलेट करो, क्या हो गया, कैटायन हो गया, ठीक है। तो यही कारण है कि धनायन को तो हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, जबकि ऋणायन को क्या बोला जाता है, एनायन बोला जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ऋणायन है वो तो एनोड पे जाएगा और जो ऋणायन है वो तो ऋणायन जो है वो तो आपका किस पे जा रहा है, एनोड पे जा रहा है, और जो धनायन है वो कहाँ पे जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। क्लियर है, बड़े आगे। अगला पॉइंट देखना भाई, ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहे, बिल्कुल नहीं चल रहे। विलयन में आयनन पुनः एक दूसरे के साथ क्रिया करके उदासीन अणु बना लेते हैं, ठीक है। इसको आप उल्टा देखते हैं, है ना, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, यदि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो ये तो होना ही है। अगली बात देखेंगे, आयनों की यह अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अतः इस पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि मान लो AB है, ठीक है, उससे क्या बन रहा है, भाई आपका A+ B- बन रहा है। अब यदि आप यहाँ पे LMA लगाते हो, LMA लगाओगे तो यहाँ पे पहले तो अपन KC लगे चलते थे, अब यहाँ पे KI लेके चलेंगे, ठीक है। देखना भाई, दायां बटे बायां, दायां कौन सा है, A+ B-, बायां कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर AB। क्लियर है, ये लो जी, ये KI का वैल्यू आएगा। क्लियर है, बड़े आगे। चलो जी, आयनों की उपरोक्त उत्क्रमणीय अभिक्रिया में स्थापित साम्य को आयनिक साम्य कहा जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में बोला जाए तो अनआयनित अणु व आयनों के मध्य स्थापित साम्य को ही आयनिक साम्य कहा जाएगा। विलयन में धनावेश की संख्या वो ऋणावेश की संख्या क्या होती है, समान होती है। सर जब ऋणायन धनायन के बराबर है तो यहाँ पे विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। किसी भी यौगिक का 100% आयनन कभी भी नहीं होता है, फिर भी जितने आयनन तक होता है उससे वह उसके आयनन की मात्रा कहलाती है। जिस तरह से आपने देखा था कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हम करा रहे हैं तो कभी भी पूरी नहीं होती है, ठीक है, कभी भी पूरी नहीं होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे कहानी है। अब देखो बातों को समझना, मैं बात करके चलूँगा यहाँ पे किसकी, अल्फ़ा की। अल्फ़ा की जब भी मैं बात करूँगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे आयनित मोल बटे विलय के कुल मोल गुणा 100, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ, तो इसको अभी आप ध्यान रखें। किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ के गुण मूलतः आयनों के गुण ही होते हैं, क्योंकि जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है, आयनों से ही मिलकर बना हुआ है। तो जो आयनों के गुण होंगे वही किससे होंगे, पदार्थ के होंगे, है ना। कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है, कॉपर सल्फेट का रंग क्या मिलता है हमें, नीला रंग मिलता है, ठीक है, इसलिए उसको नीला थोथा भी बोला जाता है, ठीक है। वो किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे क्या उपस्थित है, Cu2+ आयन होता है, ठीक है, और इनका रंग नीला होता है। इसी कारण से उसका जो रंग होता है, या नीला थोथा का जो रंग रहेगा, CuSO4 का जो रंग रहेगा, वो भी क्या होगा वहाँ पे भैया, नीला ही प्राप्त होगा। क्लियर है, बढ़े आगे। अब देखो, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे आयनन स्थिरांक के बारे में, है ना। अब निकालते हैं यहाँ पे आयनन स्थिरांक Ki और आयनन की मात्रा अल्फा। जैसे कि हमने जाना
के आई हमने कहाँ से निकाला था ये, तो आप बोलेंगे सर अभी एल में लगाया था, याद हो तो ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे जो अल्फ़ा है ये वाला, उसके बीच में संबंध क्या है, यह नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों पर ही लागू होता है। यह नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों पर ही लागू होता है, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्यों का पूर्ण आयनन माना जाता है। वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, भले से होती नहीं है बट वहाँ पे मानी जाती है, ठीक है। माना कोई वैद्युत अपघट्य है AB, ठीक है, 1 मोल विलियन में ये उपस्थित है। तो ध्यान से समझो, वापस से वही कहानी आपके सामने आ रही है बार बार, है ना। तो मैंने जैसा पहले आपको बताया था, यदि आप उसको अच्छे से कर लेते तो ये चीज़ें आसानी से समझ में आती, बट फिर भी आ जाएगी, क्यों, समझा तो मैं ही रहा हूँ। देखो भाई, AB कोई यहाँ पे जलीय विलयन है, किस में टूटेगा, A+ B+ में टूटेगा। मैं 3 चीज़ें लेके चलता हूँ यहाँ पे, पहले तो प्रारंभ में मोल, दूसरा साम्यावस्था में मोल, तीसरा सक्रिय द्रव्यमान, और चौथी यहाँ पे ऐड कर देंगे आयनिक साम्यावस्था में सांद्रता, ठीक है। तो देखो भी बातों को, सबसे पहले प्रारंभ में मोल कितने लेके चल रहा हूँ, 1 मोल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 0 रहेंगे इनके। अच्छा, AB है, उसका अल्फा मोल यहाँ से निकल गया, तो बचा कितना, 1 - अल्फा। उनके कितने बनेंगे, अल्फा और अल्फा यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सक्रिय द्रव्यमान के लिए आप क्या करते थे, यहाँ पे वॉल्यूम से भाग देते थे। तो इनके जो मोल है ना 1 - अल्फा अल्फा अल्फा, इनमें यदि मैं V से डिवाइड कर दूँ तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान आ जाएगा। और फिर एक और बात हमें पता है कि C बराबर क्या होता है, 1/V होता है, ठीक है। तो 1/V को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे C लिख सकते हैं, और एक कुछ इस प्रकार से फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लियर है। अब मैं क्या लगाऊंगा वापस से, क्या, L में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो वह किस प्रकार से लगेगा, तो आप बोलेंगे सर दायां बटे बायां, ठीक है। दायां कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर A+ B- का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, और AB का द्रव्यमान सक्रिय वाला, ठीक है। तो ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर वाली साइड तो क्या आएगा, अल्फा C गुणा अल्फा C, और नीचे वाली साइड पे सीधा मतलब एज्यूम करना सीखो, है ना। नीचे क्या आएगा, 1 - अल्फा C, ठीक है। दिव्य दृष्टि पता होनी चाहिए, देख लो, अल्फा C 1 - अल्फा और ये C। वैसे ये जो ब्रैकेट है ये छोटा आएगा यहाँ पे, ना, ये वाला जो ब्रैकेट है उसको आप छोटा कर लेना। क्लियर है। तो अब देखो इसको ध्यान से, अब KI यदि निकालना चाहोगे तो देखना भाई, यदि मैं इसको फिर से लिखना चाहूँ यहाँ पे, KI बराबर अल्फा C गुणा अल्फा C, ठीक है, और नीचे क्या है, 1 - अल्फा C। एक C से एक C खत्म, ठीक है, एक C से एक C खत्म हो गया। अच्छा, ऊपर क्या बचा है, तो आप देखेंगे सर ऊपर अल्फा स्क्वायर C, और नीचे क्या बचा है, 1 - अल्फा बचा हुआ है। अब वापस से वही हम बात करेंगे, कौन सी, वहाँ पे x की बात हो रही थी, है ना, और x को हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे 1 से छोटा ले रहे थे, यहाँ पे अल्फा को 1 से छोटा ले लेंगे। यदि मैं अल्फा को 1 से छोटा ले लूँगा तो 1 - अल्फा जो है, 1 - अल्फा जो है वो यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 के बराबर यदि मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो नीचे वाला तो 1 हो गया, तो KI की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो अल्फा स्क्वायर C के बराबर आ जाएगी, ठीक है। और यदि यहाँ से मैं अल्फ़ा का रिलेशन निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा, तो आप देख पा रहे हैं वो कितना आएगा, KI/C आ गया। KI कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो सीधा समानुपाती हो जाएगा किसके भाई, वो सीधा समानुपाती हो जाएगा यहाँ पे 1/√C के, ठीक है। और जब 1/√C के समानुपाती है, और C आपको पता है, C आपको अच्छे से पता है, C जो होता है वो 1/V होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अल्फ़ा रहेगा वो V के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है, √V के समानुपाती हो जाएगा। यदि C के विलोमानुपाती है, यानी कि √C के विलोमानुपाती है, तो V के क्या होगा, ये समानुपाती होगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या सभी को, बोलो भाई, सही है माहौल, है ना। तो एक बार छापो इसको, फिर उसके बाद में अगली क्लास में देखेंगे। आयनन स्थिरांक देखा है, देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए मैं वापस से इसको लगाता हूँ, है ना। तो ये क्या था, यहाँ पे वियोजन के बारे में हमने बात की। अब अगली क्लास में, है ना, ये क्या था, आरएनएस का आयनिक सिद्धांत यहाँ पे। अब अगली क्लास में हम इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद में मिलेंगे हम अगली क्लास में। ध्यान देना, धन्यवाद।